टेंथ क्लास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सैम्पल पेपर सीरीज के अंदर कुछ और पेपर्स। आज मेरे पास है ये आपका 2017 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आज हम इसको सोल्व करने वाले हैं। इसमें से कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अपने सिलेबस में पहले थे, अब नहीं है, तो उनको मैंने पहले ही रेड मार्क कर दिया है। सो अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखता है जो रेड कलर से मार्क है तो इसका मतलब वो आपके सिलेबस में अब नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पेपर। पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो हमें क्वेश्चन से ही मेन मतलब होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो जो हमने प्रैक्टिस किए हैं, तो जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, इफ बी इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी शो दैट। तो ये है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन कि आपको इसको प्रूव करना है। तो काफ़ी सारे तरीके हैं, हम इसमें जो सबसे इजी तरीका रहता है हम उसी से सोल्व करते हैं इसको। द इजीएस्ट वे इज के मेथड। ठीक है, तो के मेथड हमें क्या कहता है, हमारे पास क्या है, बी इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी। तो इसका मतलब ए बी एंड सी जो है वो तीनों के तीनों किस में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब कि जो भी ए अपॉन बी होगा वही अपने पास बी अपॉन सी होगा। ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं के इक्वल। किसके इक्वल मानेंगे, के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, हम इस टर्म को उठाते हैं, बी अपॉन सी इज इक्वल टू के। तो यहाँ से आप मुझे बताइए कि बी की वैल्यू क्या है, तो वो आई के मल्टीप्लाई सी। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इस टर्म को उठाते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू के, तो ए की वैल्यू आती है हमारे पास बी इंटू के। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएगी। अब हमने बी की वैल्यू निकाली थी, अगर हम बी की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी सी इंटू के का स्क्वायर। ठीक है, सी इंटू के का स्क्वायर। हम इसमें क्या करेंगे, LHS में हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर है इस तरह से, हमारे पास है a की पावर 4। तो इन LHS जो हमारे पास है a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 डिवाइडेड बाई बी पावर 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी की पावर 4। ठीक है, इसे वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए। ए की वैल्यू क्या निकाली आपने, सी के स्क्वायर। तो कितना आएगा, सी के स्क्वायर इसकी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर विल बी सी के का स्क्वायर, ए के स्क्वायर विल बी सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमने निकाली है सी के का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ऑफ कोर्स सी के का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, इसको हमें डिवाइड करना है बी की पावर 4, बी की वैल्यू हमने निकाली है सी के इसकी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू अगेन सी के का स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर, नीचे बचा सी की पावर। ठीक है, ये हमारे पास LHS आ चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। सोल्व कीजिए, पावर 4 है तो ये कितना आएगा, सी की पावर 4 के की पावर 2 है और साथ में 4 है तो के की पावर 8 हो जाएगा प्लस यहाँ पर आएगा अपने पास सी स्क्वायर के की पावर 4 इंटू सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय सी की पावर 4 के की पावर 4 प्लस सी की पावर 2 के की पावर 2 इंटू सी की पावर 2 और साथ में सी की पावर 4। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास इस टर्म में सी की पावर 4 है,
यहाँ पर मेरे पास सी स्क्वायर है और सी स्क्वायर 2 बार है, तो यहाँ भी सी की पावर 4 है, और यहाँ पर हमारे पास सी के का स्क्वायर, लगता है मैंने कुछ गलती की, हाँ यहाँ पे बी की पावर 4 था, तो यहाँ पर अपने पास सी के की पावर 4 होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आ जाएगा सी की पावर 4 के की पावर, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास देखा जाए ना, हर एक टर्म में सी की पावर 4 अवेलेबल है, तो हम इस सी की पावर 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर से सी की पावर 4 कॉमन आया, ठीक है। और क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो k की पावर 4 है, यहाँ पर k की पावर 4 है, और यहाँ पर भी k की पावर 8 का मतलब क्या होगा, k की पावर 4 इंटू k की पावर 4, k की पावर 4 दो बार है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी k की पावर 4 अवेलेबल है, तो इसका मतलब हम k की पावर 4 को भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, यहाँ से हमने c की पावर 4 और k की पावर 4 दोनों कॉमन निकाला है, हमारे पास यहाँ बचेगा k की पावर 4, ठीक है, प्लस यहाँ पर हमने सी स्क्वायर को कॉमन निकाला k 4, तो यहाँ बचा हमारे पास k की पावर 2, और यहाँ पर बचा सिर्फ 1, ठीक है। अब आप डिनोमिनेटर में चेक कीजिए, यहाँ पर भी c की पावर 4 है एक बार, यहाँ पर c की पावर 2, c की पावर 2 यानी c की पावर 4, यहाँ भी c की पावर 4, तो c की पावर 4 ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा अपने पास k की पावर 4 प्लस k की पावर 2 प्लस 1। अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें दिख रहा है कि c की पावर 4 कैंसिल, और ये ब्रैकेट वाली टर्म भी कैंसिल आउट, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, k की पावर 4। ये सब हमारे पास कब आया, जब हमने LHS को सोल्व किया। अब हम सोल्व करेंगे RHS को, राइट हैंड साइड को, विच इज a स्क्वायर बाई c स्क्वायर। इतना सोल्व करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे RHS विच इज राइट हैंड साइड। ये है हमारे पास a की पावर 2 c की पावर 2, a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, c के स्क्वायर, इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर एज इट इज। तो इसको जब हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को, यहाँ पे आएगा अपने पास c की पावर 2 k की पावर 4 डिवाइडेड बाय c की पावर 2, c की पावर 2 से c की पावर 2 कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, k की पावर 4। तो LHS सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या बच रहा था, k की पावर 4, RHS सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचा है, k की पावर 4, therefore we will write LHS is equals to RHS hence 2, okay। so this is how you can solve this question। फिर से देखिए एक बार इसको, सबसे पहले हमें गिवन था कि v इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन a एंड c, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इस डाटा को नोट डाउन किया एंड वी गेट दिस वैल्यूज, ठीक है। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास b और a की वैल्यू आ गई, ठीक है। c की वैल्यू को हमने एज इट इज रहने दिया, और फिर हमें पहले LHS में वैल्यूज को पुट किया, हम सोल्व करके मिला k की पावर 4, RHS को सोल्व किया, इसमें भी हमें आंसर क्या मिला, k की पावर 4, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट, सोल्व द इक्वेशन 4x स्क्वायर minus 5x minus 3 is equals to 0 and give your answer correct to 2 decimal place। तो हमें इसका आंसर निकालना है 2 decimal place तक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 4x स्क्वायर minus 5x minus 3 is equals to 0। अगर हम इसको कंपेयर करें हमारी जो मेन इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिली 4, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू -3, ओके। ये हमारे पास a b एंड c की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब बताइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाज x इज माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ t, t इज b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यही था, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज रखते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस का b, माइनस में माइनस का 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर विच इज -5 का स्क्वायर माइनस 4
AC 4 multiply A multiply C, which is -3 divided by 2A, 2 into 4. ओके, सोल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी x की वैल्यू? x की वैल्यू विल बी 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ भी एक माइनस है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 into 4 16, 16 into 3 48 divided by 2A, which is 2 into 4, that is 8। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। Then x will be 5 plus minus, what is 25 plus 48? It is 73 divided by 8। अब 73 का अंडर रूट क्या होता है? तो इसको निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, और दूसरा जो कि स्मार्ट वे है, हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा है कि मैथमेटिकल टेबल्स आर प्रोवाइडेड, तो आप यहाँ से इनसे लॉग टेबल, मैथमेटिकल टेबल मांग सकते हैं, जिसके अंदर 1 to 100 के स्क्वायर रूट्स की वैल्यू गिवन है। हमसे आंसर पूछा था अप टू 2 डिजिट, तो हम इसको अप टू 3 डिजिट लेंगे और फिर इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। तो जब हम इसको टेबल में चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 8.544 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि x की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, इधर x विल बी 5 प्लस 8.544 अपॉन में 8, और x विल बी 5 माइनस 8.544 डिवाइडेड बाय 8। इसको आप सोल्व कीजिए तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 1.693, 8 से डिवाइड करेंगे ना, और हमसे आंसर क्या पूछा था? 2 डिजिट तक, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 1.69 तक रख लेते हैं, ठीक है। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो पहले आपको 5 को इसमें से माइनस करना है, यू विल गेट माइनस का 3.544। जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.443। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 डिजिट तक आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। आंसर में 2 डिजिट तक पूछा है ना, फाइंड योर आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हम इसको 2 डेसिमल तक रख लेते हैं, ठीक है। तो द वैल्यू विल बी x इज 1.69 और x इज माइनस का 0.44। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे फर्स्ट पेज पे 2 ही क्वेश्चन थे शायद जी। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए पार्ट को, सी पार्ट को, क्वेश्चन नंबर थर्ड के ए पार्ट को रेड किया हुआ है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज AB and CD are two parallel chords of a circle such that AB is equals to 24 and CD is equals to 10. If the radius of the circle is 13, find the distance between two chords. तो इस क्वेश्चन को आपको करना है, ये आपको डायग्राम दिया है। सबसे पहले आप इस डायग्राम को एज इट इज अपनी नोटबुक में बनाएंगे, ठीक है। दिस विल बी आवर फर्स्ट टास्क। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को बनाते हैं। हम गिवन है इसमें कि जो AB है वो 24 है, CD 10, ठीक है। तो चलिए मार्क कर लेते हैं एक बार। यहाँ A to B, this length is given as 24 and this length is given as 10, ठीक है। This length is 24 centimeter, this length is 10 centimeter। 9th क्लास की थोड़ी सी थ्योरम्स को याद करते हैं, तो जब भी सेंटर से कोई परपेंडिकुलर आता है तो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब AN यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी वैल्यू क्या हुई? 12। NB इसकी वैल्यू भी क्या हुई? 12। सिमिलरली CM इसकी वैल्यू क्या हुई? 5 एंड 5। ये आपको डायग्राम में मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हम ज्वाइन कर देते हैं OB को, ठीक है। हम ज्वाइन कर देते हैं OD को, ठीक है, कर सकते हैं। तो अब हम इसमें हम थोड़ा सा अपना पुरानी नॉलेज को यूज करेंगे। बताइए क्या आपको ट्राइंगल ONB विजिबल है?
यस, कौन सी ट्रायंगल है, किस टाइप के ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या हम इसे पाइथागोरस से यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं। तो हमें एमबी है 12 एंड इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 13, तो ओबी हमारे पास 13, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है, ओडी भी हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है। तो आपको इसको पेपर में पूरा सोल्व करके दिखाना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओबी की वैल्यू आपके पास 13 है, 12 है, तो ओ एन की वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, ये बहुत फेमस पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 5 12 और 13 वाला, 5 12 एंड 13, जो कि आप इसमें याद रहेगा तो फटाफट से आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्या आपको ट्राइंगल ओ एम डी दिखाई दे रही है, यस, तो क्या हम इसमें पाइथागोरस से यूज कर सकते हैं। तो बताइए इसमें ओ एम की वैल्यू क्या आएगी, एक साइड 5 है, एक साइड 13 है, तो ये 12 आ जाएगी। स्टेप करके दिखाने हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोड्स, यानी कि आपसे पूछिए लेंथ ऑफ एन एम, तो एन एम विल बी ओ एन प्लस ओ एम, ठीक है, दैट इज 5 प्लस 12, 12 प्लस 5 17 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ओके, काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी, दो मैट्रिक्स है और आपको एक इक्वेशन दे रखी है ए स्क्वायर माइनस 5ab इज इक्वल्स टू 5c। तो ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c। तो आपको सी मैट्रिक्स निकालना है जो कि 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आपको ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, 5 एज इट इज। बी मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर का आपको बी को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको LHS ले लेते हैं एक बार, ठीक है। A इंटू ए मैट्रिक्स क्या है अपने पास 1 3 3 4 इंटू ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 3 3 4 माइनस 5 एज इट इज। बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास माइनस का 2 1 माइनस का 3 2। बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास माइनस का 2 1 माइनस का 3 2। ठीक है, डाटा हमने लिख लिया है। अब हम स्क्रीन को थोड़ा सा साइड में करके इसको सोल्व करते हैं। चलिए बताइए ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको मल्टीप्लाई करना आता है इसमें मैट्रिक्स को। सबसे पहले क्या होगा, पहले वाले की जो रो है दिस वन, तो ये मल्टीप्लाई होगी कॉलम के साथ, ठीक है। ये जो है 1,3 इसके साथ, और उसके बाद फिर ये आगे ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यू रिमेंबर द रूल्स। मैं इसको सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हमें सबसे पहले मिलेगा 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 9। नेक्स्ट एलिमेंट होगा अपने पास 1 इंटू 3 विच इज 3 एंड 3 इंटू 4 ये होगा 12। इसी तरह से नीचे आएगा अपने पास 3 एंड 12, और नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16। ये तो हमारे पास आ गया a इंटू उसके बाद आएगा 5 एज इट इज b इंटू बी। लगाइए रूल, -2 इंटू -2 4, और उसके बाद 1 इंटू -3 विच इज -3 4 -3, फिर माइनस का 2 इंटू 1 माइनस का 2 प्लस का 2, यहाँ पर आएगा माइनस का 3 इंटू माइनस का 2 विच विल बी प्लस का 6 एंड माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3। सो 2 इंटू 3 6 होगा, तो यहाँ पर अपने पास 6 आएगा, माइनस का 6 प्लस का 6, और यहाँ आएगा अपने पास माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 इंटू 1 माइनस का 3 प्लस का 2, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारे पास LHS। इसको जब हम थोड़ा और सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10 15 15 25 माइनस 5 से हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये अपने पास आ रहा है 1001 1001। ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 10 15 15 25
वैल्यू माइनस का 5005, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें किसके इक्वल गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 5c के इक्वल है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अपने 10 माइनस 5 which will be 5, 15 minus 0 which will be 15, 15 minus 0 will be 15, 25 minus 5 is equals to 20 is equals to 5c। जब हम इस 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आ जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो हर एलिमेंट को हमें 5 से डिवाइड करना है। तो सी मैट्रिक्स हमारे पास आ गई 1 3 3 4, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। इस तरह से आप इनकी मल्टीप्लिकेशन को निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी है और आपके सिलेबस में तो वैसे भी 2/2 की मैट्रिक्स ही है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास रेड क्वेश्चन है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, बी पॉइंट है हमारे पास लाइन सेगमेंट पर ए और बी, ए में एक लाइन है और बी उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है। ए पी रेशो पी बी हमें गिवन है और आपसे पूछा है कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर, ठीक है। क्वेश्चन से तो हमारे पास इसमें एक लाइन गिवन है, दिस लाइन इज ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 3, -6, बी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन नहीं है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और P कोई पॉइंट है जो ए बी लाइन पर लाई करता है जिसकी कोऑर्डिनेट्स है 1, -2 सच दैट ए पी रेशो पी बी, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ए पी और ये वाला जो पार्ट है पी बी, इनका रेशियो आपको गिवन है विच इज 2:3। तो आप इसको सेक्शन फॉर्मूला लगा के बड़े आराम से कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये जो चीज़ है फॉर्मूले के लिए, फॉर्मूले में होता है x1 y1, ये होता है x, ये होता है आपके पास m1 रेशियो m2, ये होता है आपके पास x2 y2, और ये जो कोऑर्डिनेट है जिसको डिवाइड करते होता है xy, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर x एंड y का फॉर्मूला अवेलेबल है, तो x होता है अपने पास m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। यही है आपका फॉर्मूला, ओके। और उसी तरह से y का फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको सभी फॉर्मूलाज पता है, आपको सिर्फ उनकी वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह हम पुट करने वाले हैं यहाँ पर 1 को, ठीक है। ऊपर देखिए इसमें डाटा के अंदर हमें गिवन है x की जगह हम पुट करेंगे 1 को, m1 फर्स्ट पार्ट ऑफ रेशियो 2, x2 which is x जो हमें निकालना है, सिमिलरली m2 x1 3 into 3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3। इसको आप सोल्व कीजिए, 2 मिनट का पॉज लीजिए एक बार और इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए, x एंड y की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन विजिबल है और फॉर्मूला आपके साथ है, ठीक है। चलिए तो फिर इसकी वैल्यूज हम पुट करके इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट करने पे हमें x की वैल्यू जो है 1 इज इक्वल्स टू m1 x2, m1 इज 2, x2 इज x, तो यहाँ आएगा 2x प्लस m2 x1 3 into 3 which is 9 divided by m1 plus m2 which is 2 plus 3 5, ठीक है। तो क्या हम इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आंसर इज बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर, ये इधर आएगा 5 और 2x विल बी 5 माइनस 9, मैंने एक स्टेप लिव कर दिया, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -4/2 और -4/2 कितना होता है -2, तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आया -2, ठीक है। अब बारी आती है y कोऑर्डिनेट की, तो y कोऑर्डिनेट के लिए हम फॉर्मूला x की जगह y आ जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास है -2, ठीक है, इज इक्वल्स टू m1 into y2 कितना हो
होगा 2 इंटू वाई प्लस m2y1, तो m2 है 3, y1 है 6, तो माइनस का 18, 3 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 6 18 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 विच इज 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा माइनस का 10, 18 हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 10, 18 इज इक्वल्स टू 2y, ये आएगा 8, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 8 बटा 2 विच इज 4। ठीक है, तो x आया 2, y आया 4, तो b का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला -2, 4। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा होते हैं पेपर में, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे पास टाइम कम है। तो 2.5 आवर्स का टाइम बहुत काफ़ी है, इनफ है, मोर देन इनफ है। 2 आवर्स में आपका पेपर बड़े आराम से कंप्लीट हो जाता है, जिसको आता है आपके पास अच्छे से हाफ आवर बचता है। और अब जो नई वो है जो नए रूल्स हैं आईसीएसई के, उसके अकॉर्डिंग आपको मैथ्स में 3 आवर्स का टाइम मिलेगा, तो और भी अच्छा है आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन द क्लास असेंडिंग ऑर्डर में आपको गिवन है और उसका मीडियन आपको दे रखा है 48। ठीक है जी, मीडियन आपके पास है 48। 10 ऑब्जर्वेशन है, तो इसका मतलब इवन है, तो 5th and 6th टर्म विल बी द मीडियन, 5th and 6th का एवरेज विल बी द मीडियन। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, अगर इवन हो तो हम क्या करते हैं n/2 and n/2 प्लस 1, इन दोनों टर्म्स का एवरेज आपको मीडियन देता है। ठीक है, याद है ये चीज़ें तो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको फिर। हाँ, हमारे पास हमें निकालनी है 5th और 6th टर्म कौन सी होगी। तो आसान तरीका इसका थोड़ा सा और बताता हूँ, मीडियन बीच में आएगा। ठीक है, तो हम पहले और आखिरी टर्म को हटा देते हैं, बीच में ये टर्म्स बच गई, फिर हटा दीजिए, फिर हटा दीजिए, फिर हटा दीजिए, लास्ट में 2 टर्म्स बच गई, तो इन दोनों का एवरेज आपको क्या देगा, मीडियन देगा। तो x एंड x प्लस 4 का एवरेज आपको मीडियन देगा ऐसे। ठीक है, तो एवरेज ऑफ x एंड x प्लस 4 विच इज x प्लस x प्लस 4/2, और मीडियन के लिए आपको गिवन है 48। हाँ, मीडियन मार्क्स इज 48। तो क्या हम यहाँ से x के लिए निकाल सकते हैं आंसर? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऊपर आएगा 2x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96, x की वैल्यू कितनी आई 96 माइनस 4, और जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, विच इज 92 डिवाइडेड बाय 4 46। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आती है 46 आती है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो x की वैल्यू 46 आ गई, इसका हेंस फाइंड द मोड ऑफ गिवन डाटा। मोड मतलब ज्यादा बार है। ओके, तो इसको एक बार हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है जी, अब x की वैल्यू 46 आई है, इसका मतलब ये वाली टर्म इसकी जगह क्या लिखा है 46, और इस टर्म की जगह क्या लिखा है 50। ज्यादा बार कौन है, मुझे 46 2 बार लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मोड इज इक्वल्स टू 46। ठीक है, 46 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। 46 कितनी बार है 2 बार। ठीक है, रीजन लिखना मत भूलिएगा, क्वेश्चंस में आपके स्टेप मार्किंग बहुत होती है। ठीक है, तो उस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। What must be subtracted from this so that the resulting expression will be as factor? Okay. तो क्वेश्चन है कि हम इसमें से क्या माइनस करें। ये जो टर्म है हमारे पास कि ये इससे डिवाइड हो जाए, तो आंसर है 2 तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास कि हम इसको लॉन्ग डिवीजन से करते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। कि रिमाइंडर जैसे मान लेते हैं उसका रिमाइंडर बचता है 2। ठीक है, जब हम इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे तो 2 must be subtracted from this term so that the resulting expression is divisible by 2x plus 1 or is as 2x plus 1 as factor। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि हम इतना लंबा डिवाइड क्यों करें, क्यों ना हम रिमाइंडर थ्योरम लगा दें। हमारे सिलेबस में है ऑफ कोर्स रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर 2x plus 1 से डिवाइड करना है तो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -1/2, बिल्कुल आएगी। ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर दें, पुटिंग इन गिवन एक्सप्रेशन, तो हमें क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा इसमें 16 इंटू x क्यूब
16 इंटू माइनस 1/2 का क्यूब माइनस 8 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 4x यानी कि प्लस 4 इंटू माइनस 1/2। प्लस माइनस का स्पेशल ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक होती है। ठीक है, सो वी विल गेट द रिमाइंडर। ठीक है, वी विल गेट द रिमाइंडर। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 16 इंटू माइनस 1/8 माइनस 8 इंटू प्लस का 1/4, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस फिर प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 यानी माइनस का 4 इंटू 1/2 प्लस 7। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पर अपने बचेगा माइनस का 2, यहाँ बचेगा माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस का 7। सोल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो इट मीन्स द रिमाइंडर इज 1। सो 1 must be subtracted from the given polynomial expression so that it is exactly divisible by 2x plus 1, or it resulting expression has 2x plus 1 as factor। ओके, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और लेंथी बनाने के लिए वो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूरा जाएगा 5 या 6 मार्क्स का। कि पहले तो ये क्वेश्चन आ गया, फिर इसका सेकंड पार्ट, उसके बाद ऑल्सो फाइंड द रिजल्ट, सॉरी ऑल्सो फाइंड द फैक्टर्स ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। यानी कि हम इसमें से 1 माइनस करेंगे तो फैक्टर बन जाएगा ना, तो जब हम इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। आया ना? ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि हमें इसके फैक्टर बनाने हैं, तो फिर ये थोड़ा सा और लेते जाता है। उस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम 2x प्लस 1 को इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन मिलेगा फिर हम उसकी स्प्लिटिंग डिनोमिनेटर टर्म से फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि आल्सो फाइंड द फैक्टर ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, तो उस केस में आप रिमाइंडर थ्योरम लगा के स्टार्टिंग में ही आप वो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दीजिए ताकि आपको क्वेश्चन पहले ही मिल जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में आपको पूछा है x बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो इनइक्वालिटी में हमारे पास दो बार इनइक्वालिटी है, तो हम एक बीच में पार्टीशन डाल देते हैं। ठीक है, ताकि एक तरफ हम एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, दूसरी तरफ दूसरे वाले को। तो हम यहाँ लिख लेते हैं -1/2 minus 4x which is less than equal to 7.5 which will be 15/2, और दूसरी इनइक्वालिटी जो है वो है -8.5 which will be minus का 17/2 minus 1/2 minus 4x। कोशिश क्या करनी होती है कि x जो है वो पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो इसमें हम x को ट्रांसपोज अगर हम इधर करते हैं तो हमारे पास बचेगा 4x लेस देन -1/2 प्लस का 17/2, 4x इज 16/2, तो 4x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 8 और x की वैल्यू कितनी आई 2। ठीक है, तो x जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि पहली इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पर जो हमें इसका सॉल्यूशन सेट मिलेगा वो चलेगा माइनस इंफिनिटी, -3 -2 -1 0 1 यहाँ तक चलेगा। यस और नो? ऑफ कोर्स यस। ठीक है, अब बारी आती है दूसरी इनइक्वालिटी की। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4x को उधर ले जाए, 15/2 को इधर लाया जाए, तो ये हो जाएगा माइनस का 15/2 4x। ओके, तो सॉल्व कीजिए, ये आएगा -16/2 विच इज -8 4x, तो ये आएगा माइनस का 2 और x। ठीक है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो -2 या उसके इंटीजर से बड़ी होगी। तो यहाँ से अपने पास सॉल्यूशन सेट क्या आया कि x बिलोंग्स टू -2, इक्वल का साइन है तो -2 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, -1 0 1 2 up to infinity। अब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा, वो होगा इन दोनों का कॉमन सेट, यानी कि वो एलिमेंट्स जो इन दोनों में कॉमन है। तो x का जो आंसर आएगा
वो आएगा यहाँ पर क्या है, -2 से लेकर 1 तक को बना है, तो इसका आंसर आ गया -2, -1, 0 एंड 1। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन, तो आपको इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक नंबर लाइन भी बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ कहीं पर हमारे पास 0 होगा, यहाँ पर होगा 1, 2, 3, 4, ये सब चलता रहेगा, और इस तरफ होगा -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब होगा इसमें। अब हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इंटीजर है, इसका मतलब सिर्फ यही पॉइंट्स होंगे, तो एक तो -2 होगा, ठीक है, एक -1 होगा, एक 0 होगा और एक 1 होगा। ठीक है, आपको इन सभी पॉइंट्स को डार्क सर्कल में करना है। ये मैंने कुछ सर्कल जो है सिर्फ दिखाने के लिए किया है कि ये वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, सिर्फ सर्कल करेंगे इसका मतलब क्या है, ये वाले पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, और वो हम कब यूज करते हैं, जब हमें रियल नंबर या रेशनल नंबर गिवन हो तब। ठीक है, ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। मैट्रिक्स गिवन है 1, 8, 1, 3, तो आपको x मैट्रिक्स निकालनी है। अगर x की वैल्यू है b² - 4। ठीक है, तो अभी हमने एक पहले क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने आपको सिखाया था इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई आपको आती है, मैंने आपको इक्वेशंस में वैल्यू अपनी पहले बता दी। तो हमारे पास क्या है, x = b², यानी कि ये होगा b × b -4 × b। ठीक है, यही होगा। चलिए जी, वैल्यू पुट कर देते हैं। x एज इट इज रहेगा, b की जगह आएगा 1813, b की जगह आएगा 1813, 1183। पहले रोज को बोलते हैं, फिर कॉलम्स को बोलते हैं। ठीक है, 4b -4, इसकी जगह आएगा 1183। आई होप दिस इज ओके। अब आपको क्या करना है, b का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो b × b, तो पहले रोज को कॉलम के साथ, इसके अंदर ये आएगा अपने पास 1 + 8, 1 + 3। ठीक है, और यहाँ आएगा अपने पास 8 × 1, 8 + 8 3 = 24, और यहाँ पे 1 × 8 × 1 8 + 3 × 3 9। ठीक है, यही आएगा अपने पास। ठीक है जी, माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4 4 32 12। ठीक है, चलिए जी, अब इनको हम ऐड करके माइनस कर देते हैं। तो ऊपर आएगा हमारे पास 8 + 1 9, 9 - 4 5। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, 1 + 3 4, 4 - 4 0, 24 और 8 32, 32 - 32 0, एंड 8 - 8 + 5, सॉरी 8 + 9 17, 17 - 12 5। तो ये आपके पास आ गई x मैट्रिक्स व्हिच इज 5005। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 5 × i। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम में सर नहीं पूछा तो हम बेवजह नहीं लिखेंगे। उसके बाद पूछा आपसे a और b की वैल्यू निकालनी है, कि अगर x × ab, ये एक मैट्रिक्स है, = 550। अगर ऐसा है तो आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 5005। ठीक है, मल्टीप्लाई ए बी। पहली चीज तो हमें ये पता हो कि क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो ये है हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स, ये है हमारे पास 1/2 मैट्रिक्स, सो 1/2 मैट्रिक्स, ये वाली हमारे पास है 2/1, 2 रो 1 कॉलम।
तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे की नंबर ऑफ रोज मैच करे तो मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 5a एंड 5b, 5a प्लस 0, और यहाँ पे बचेगा 0 प्लस 5b, 0 प्लस 5b इज इक्वल्स टू में है अपने पास 5 एंड 50। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 5a एंड 5b ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास इस तरफ, इज इक्वल्स टू में है अपने पास 5 एंड 50। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब उसके सारे के सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, तो हम इसको लिखते हैं कंपेयरिंग द एलिमेंट्स। तो हमें मिलेगा 5a इज इक्वल्स टू 5, यानी कि a की वैल्यू तो आपने पास आ गई 1। उसी तरह से 5b इज इक्वल्स टू 50, यानी कि b की वैल्यू अपने पास आ गई 10। तो a और b की वैल्यू अपने पास आ गई 5, 10। इज दिस ओके? ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये, और इससे अगर क्वेश्चन पूछने की उम्मीदें पेपर में रहती है। आई होप दिस इज ओके। चलिए जी, तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट पे बढ़ते हैं। हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्टेड, एक मैन को कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, कितने रुपए उसको इन्वेस्ट करने चाहिए इन 50 रुपीज शेयर सेलिंग एट 60, 50 रुपए का शेयर 60 में बिक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फेस वैल्यू है 50 रुपीज एंड मार्केट वैल्यू है 60 रुपीज। टू ऑब्टेन एन इनकम ऑफ 450, इनकम कैसे मिलता है? इनकम क्या होती है? तो आंसर है शेयर्स की इनकम होती है, उसका डिविडेंड। ठीक है, शेयर्स की इनकम क्या होती है? उसका डिविडेंड, कि हमें डिविडेंड कितना मिल रहा है। इफ द रेट ऑफ डिविडेंड इज 10%, आल्सो फाइंड यील्ड परसेंट टू नियरेस्ट कॉलम। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। फेस वैल्यू हमें गिवन है 50 रुपीज। ओके, बोर्ड आज थोड़ा सा हैंग कर रहा है हमारा। मार्केट वैल्यू है 60 रुपीज। ओके, एंड उसको टोटल इनकम यानी कि उसको टोटल डिविडेंड चाहिए रुपीज 450। ठीक है, एंड डिविडेंड कितना मिल रहा है उसको? उसको मिल रहा है 10%। डिविडेंड किस पे मिलता है? आंसर है फेस वैल्यू पे। तो 10% ऑफ फेस वैल्यू इज अवर डिविडेंड। फेस वैल्यू कितनी है? 50 रुपीज। तो 10% ऑफ 50 कितना होगा? तो डिविडेंड उसको मिल रहा है 10% ऑफ 50, यानी कि 5 रुपीज पर शेयर उसको डिविडेंड मिल रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब उसको एक शेयर से मिल रहा है 5 रुपीज का डिविडेंड, उसको टोटल इनकम चाहिए 450। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि उसको कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे? तो कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे? टोटल डिविडेंड बाय डिविडेंड बाय 1 शेयर, ये आएगा इसका 90। तो उसको टोटल 90 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। ठीक है जी, 90 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। क्वेश्चन ने पूछा है कि कितना इन्वेस्ट करे। एक शेयर कितने का है? 60 रुपीज का। टोटल शेयर कितने खरीदे? 90 शेयर। तो ही शुड इन्वेस्ट, या फिर मनी इन्वेस्टेड, या फिर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी हमारे पास? एक शेयर 60 रुपीज का, टोटल शेयर 90, तो 9 6 50, 400 रुपीज की उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, करनी पड़ेगी अगर उसको इतना डिविडेंड चाहिए तो। आई होप दिस इज ओके। उसके बाद से पूछा है आल्सो फाइंड यील्ड परसेंट ऑफ द नियरेस्ट होल नंबर। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न परसेंट, तो ये क्या होगा? इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इनकम कितनी थी? 450। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5400। तो दो इंटू 100 हम इसको सॉल्व करेंगे तो कट रहा है। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कीजिए जो जो आपको दिख रहा है इसमें। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 6 54, 9 5 25, 50 by 6 which will be
8.33 और नियरेस्ट होल नंबर में क्या हो जाएगा, ये 8%। ये हो जाए नियरेस्ट होल नंबर में, हाँ जी ऐसे पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अभी तक इजी लग रहे हैं, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग, 16 कार्ड्स लेबल एज ABCD अप टू MNOP, ठीक है, लास्ट है P तक। स्टार्ट हुआ P तक हमारे पास कार्ड्स हैं, तो पहली चीज टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हुए बताइए। ABC से लेकर MNOP तक कार्ड है, तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 16 कार्ड्स, ठीक है। P 16th लेटर होता है, ओके। दे आर पुट इन अ बॉक्स एंड शफल, ओके, आपने इनको बॉक्स में डाला और शफल कर दिया ताकि हमारे पास रैंडम कार्ड्स रहें। तो क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इसमें से वोवल वाले कार्ड कौन से होंगे, कॉन्सोनेंट कौन सा होगा, और ऐसा कार्ड जो मीडियन के लेटर में ना आए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई कीजिए। अब इन क्वेश्चंस की खासियत क्या है कि बच्चों को पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन वो इसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है एग्जाम के अंदर। अब आपको इनको अच्छे से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम इसको लिखते हैं कि हमें इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है। हाउ शुड वी राइट दिस इन एग्जाम। सबसे पहले हमारे पास है 16 कार्ड्स आर लेबल्ड एज ABC, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा, पहले मैं सबको एक बार इरेज कर देता हूँ, ओके। सबसे पहले सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस स्पेलिंग्स, ओके, ठीक है। सबसे पहली चीज सैंपल स्पेस, यानी कि हमारे पास कौन से मेंबर होंगे, ठीक है। तो ये होंगे हमारे पास ABCDEFGHIJKLMNOP, KLMNOP। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है एग्जाम में, ICSE वाले बहुत सीरियस रहते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इनको काउंट करेंगे तो हमें मिलेगा 16, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में इसने क्या पूछा है, वोवल, तो वोवल कौन से होते हैं, A E I O, क्या यू होगा, यू वोवल तो होगा लेकिन इनमें नहीं होगा, ठीक है। तो हमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वोवल्स विल बी 4 and total outcomes is 16. So what is the probability of vowels? तो ये होगा number of favorable outcomes divided by total number of outcome which is sample space, that is 4 by 16 which is 1 by 4. This is how you will write in exam. A consonant क्या होगा, which is not vowel, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं। कॉन्सोनेंट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी विच इज टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल मेंबर ऑफ सैंपल स्पेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल, क्योंकि जो कॉन्सोनेंट है वो वोवल नहीं है, तो ये क्या होगा 1 minus 1 by 4, when you solve it you will get 3 by 4, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि बताइए कॉन्सोनेंट कौन से, तो पहले आप देखो इसमें बी है, सी है, डी है, ई नहीं है, एफ जी एच, आई नहीं है, जे के एल, एम है, एन है, ओ नहीं है, ठीक है, तो और पी भी है। तो इस तरह से पहले आप लिखो, इसके बाद इनको काउंट करो कि 12 मेंबर है, उसके बाद फिर तो इट्स टोटली योर चॉइस, ठीक है। अगला है इसमें कि ऐसे लेटर जो मीडियन में ना हो, मीडियन है ना स्पेलिंग, हाँ, नन ऑफ द लेटर होता वर्ड मीडियन, तो
मीडियन मीडियन में नहीं होना चाहिए, तो पहले बताओ कि मीडियन में होने वाले की कौन सी है? एम, ई, डी, आई, ए, एन। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर फ्रॉम मीडियन? तो ये आएगा अपने पास 6/16। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी कि ये क्या हो, नॉट फ्रॉम मीडियन? तो ये होगा अपने पास 1 - 6/16। 16 - 6 8, सॉरी, तो ये 16 - 6 10, 10/16 एंड आवर आंसर इज 5/8। या फिर आप फिर से इसमें देख देख कर कि हाँ बी है, सी है, डी है, आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे करना चाहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इस पेज पे इतने क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पेज। Using a ruler and a compass, construct a triangle ABC with this side। और फिर आपको पॉइंट इक्विडिस्टेंट होना चाहिए ए बी और ए सी से, इक्विडिस्टेंस होना चाहिए बी और बी सी से, और फिर आपको एक सर्कल बनाना होगा। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर का है, लोकस का, तो आप इसको कर सकते हैं। मैं एक बार इसका रफ डायग्राम आपको बना के बता देता हूँ। ठीक है, ए बी आपको 7 सेंटीमीटर बनाना है, ए सी आपको 5 सेंटीमीटर बनाना है। तो सबसे पहले हम किसी भी लाइन को बना सकते हैं। चलिए आप पहले ए बी को बना लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि ये लाइन क्या है हमारे पास, ए और बी। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन एंगल सी ए बी, तो सी पॉइंट का यहाँ पर होगा, यानी कि ये वाला एंगल आपको गिवन है, ये कितना है 60 डिग्री। तो आप कंपास की हेल्प से यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एंगल बनाना आपको पहले से आता है। ठीक है, सी यहाँ कहीं होगा, और उसके आता है कि ए सी होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो ए से आप कंपास खोलिए 5 सेंटीमीटर का और एक आर्क लगाइए। ठीक है, और ये जहाँ पे पॉइंट कट करेगा वो क्या होगा आपका सी पॉइंट होगा। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी हमारे पास तैयार है। उसके बाद कहा है कि ए बी और ए सी से इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट होना चाहिए ए बी और ए सी से। तो ये लाइन है हमारे पास ए बी और ये लाइन है ए सी। एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो, हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो ए एंगल जो 60 डिग्री था, हमें उसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है जी, तो चलिए फिर एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं इसका। ओके, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ए सी का मान लेते हैं कि एंगल बाइसेक्टर बन गया। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी ए एंड बी सी। तो इस लाइन को इसको मान लेते हैं हम डी। तो ए डी पर जितने भी पॉइंट्स है वो इक्विडिस्टेंस होंगे ए बी एंड ए सी से। ठीक है, वी हैव टू राइट दिस इन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कि ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए so the all points which are lying on AD will be at equal distance from AB and AC। उसके हमने कहा है BA and BC, तो BA यानी कि AB की बात चल रही है एंड BC। अच्छा, अब इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, इसका मतलब हमें एंगल B का बाइसेक्टर बनाना है। तो ये हमारे पास बन गया एंगल B का बाइसेक्टर। इसको हम नाम देते हैं लेटर से E। तो जहां पर एंगल बाइसेक्टर्स टकराते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, तो अगर हम सी का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो भी यहीं पे कट करेगा, तो इसका नाम है इन सेंटर। ठीक है, आई। उसके बाद ओके, 2 पॉइंट हो चुके हैं। हेंस कंस्ट्रक्ट अ सर्कल टचिंग द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इंटरनली। अब हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जो इन तीनों को इंटरनली टच करे। दो तरह से सर्कल टच करते हैं, तो इंटरनली या एक्सटर्नली। अगर इंटरनली टच करना है तो हम क्या करते हैं, हम सर्कल बनाएंगे, इसमें
जो अंदर के अंदर बनेगा इन सभी पॉइंट्स के। और अगर हमें एक्सटर्नली करना है तो हम ऐसा सर्कल बनाएंगे जो बाहर के बाहर टच करेगा। तो इसमें सेंट्रोइड और उसका चक्कर बढ़ता है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि इस पॉइंट को सेंटर, जो इन सेंटर है, और यहाँ से ये जो लाइन है इसको टच करते हुए हमारे पास क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक सर्कल आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर AD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते हैं। ठीक है, कि एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो इस पॉइंट से आए, आई से, और इसके ऊपर आके गिरे। तो बनाते हैं, यहाँ से हमें एक बनाना है इसके ऊपर परपेंडिकुलर। बोर्ड हैंग होने की वजह से आज हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लाइंस को मिटना भी नहीं है। ओके चलिए मिट गई। ठीक है, तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस इन सेंटर को, और ये जो पॉइंट यहाँ पर है इंटरसेक्ट करने वाला, जो इसका यहाँ पर, इसको F मान लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ से हमें एक सर्कल को ड्रॉ करना है, टेकिंग I एज सेंटर एंड F एज, ओके, इस तरह से एक सर्कल आपका अच्छा सा बन के आएगा। अब क्योंकि मैं इसको विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, अदरवाइज ये सर्कल बहुत अच्छे से बनकर आता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ये आपका है लोकस चैप्टर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A conical tent is to accommodate 77 persons. Each person must have 16 meter cube of air to breathe. Okay. एंड रेडियस गिवन है, हाइट आपको निकालनी है और फिर इसका CSA निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक कोन चाहिए। तो कोन किस तरह का हो कि एक टेंट है हमारे पास कोनिकल शेप में, हम एक बार इसको मान लेते हैं कि हमारे पास कोन है। ठीक है, ओके, तो कोन फिर से लेकर आना पड़ेगा हमें। ठीक है जी, ये है हमारे पास एक कोन, और यहाँ से इसका इसका रेडियस हमें गिवन है 7 मीटर। तो यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस है, ये है 7 मीटर। और इसकी हाइट हमें गिवन नहीं है, इसकी स्लैंट हाइट हमें गिवन नहीं है, और कहा है कि एक पर्सन को 16 मीटर क्यूब की एयर चाहिए। तो वॉल्यूम फॉर वन पर्सन is 16 meter cube. So what will be volume for 77%? It will be 16 into 77, and this will be the total volume of cone. ठीक है, सो इस वॉल्यूम को अगर हम रखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल, तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से H is equals to 16 into 77, which was the total volume, divided by 1/3 उधर जाएगा तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई में, डिवाइड में पाई आर स्क्वायर, तो पाई एंड आर स्क्वायर 7 into 7। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से हाइट आ जाएगी। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, तो 7 से 7 कैंसिल, 7 से कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा 11, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे आएगा 8। तो हमारे पास हाइट आई, ऊपर सब कुछ कट चुका है, सिर्फ 8 और 3 बचा है, तो ऊपर आएगा 24, नीचे सब कुछ कट चुका है, सिर्फ 1 बचा है, तो 24 मीटर विल बी द हाइट ऑफ कोन। ओके, हाइट ऑफ कोन निकल गया। एंड ऑल्सो फाइंड इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, CSA is पाई आर एल। अब क्या इन्होंने मेंशन किया है कि CSA निकालना है, TSA निकालना है, तो हाँ मेंशन किया है स्क्वायर सरफेस एरिया,
तो सी एस से निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें एल चाहिए, तो पाई विच इज 22/7 आर विच इज 7 गिवन है। एल एल तो हमें गिवन नहीं है, तो पहले हमें एल निकालना पड़ेगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एल जो होता है वो एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ठीक है, तो जब हम एच की जगह 24, आर की जगह 7 रखेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। साफ सुथरा आंसर, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 25 विच इज 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना है, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। थोड़ा सा सोचिए इन क्वेश्चंस को, फिर बड़े आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, if 2m plus 2n, sorry 7m plus 2n divided by 7m minus 2n is equals to 5/3, then use properties of proportion and find m ratio n m square। बस ठीक है, जो भी है हमें इसको सोल्व करना है। तो जो गिवन है उसको लिखते हैं पहले, 7m plus 2n divided by 7m minus 2n is equals to 5/3। ठीक है जी, हमें m रेशियो n निकालना है, तो अप्लाई यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। ये रूल क्या होता है कि अगर a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d है, तो a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू c प्लस d अपॉन c माइनस d होगा। ठीक है, ये है आपका रूल। तो लगाइए इस रूल को, सी एंड डी को मैं साइड में कर रहा हूँ, आपको पेपर में नीचे की तरफ ही करना है सब कुछ एक अच्छे से सीक्वेंस में। तो ये मेरे पास आएगा 7m प्लस 2n प्लस डिनोमिनेटर 7m माइनस 2n डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाय 7m प्लस 2n माइनस डिनोमिनेटर, तो ये माइनस करेंगे तो 7m का साइन चेंज, 2n के साथ पहले माइनस आते प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3। बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सी एन डी लगा देते हैं, राइट हैंड साइड नहीं लगाते, बल्कि रूल कहता है कि दोनों तरफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगता है। तो 2n कैंसिल, यहाँ पर n है भाई, ये हो गया, थोड़ा सा बोर्ड आज हैंग कर रहा है, उसके बाद 7m कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा अपने पास, 7m प्लस 7m विच इज 14m, नीचे बचा 2n 4n इज इक्वल टू 5 और 3 8, 5 माइनस 3 2, 8/2 4, ये यहाँ पे कटेगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 7। ठीक है, यहाँ पर अपने पास बचा 2, वहाँ पे बचा 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो m अपॉन n कितना आ गया 4, 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई, 7 हो जाएगा डिवाइड, तो आंसर आया 8/7। पहला क्वेश्चन यही था, आपसे पूछा था m रेशियो n विच इज m अपॉन n, तो m रेशियो n आपके पास कितना आ गया 8/7। आई होप ये चीज क्लियर हुई है आपको। ठीक है, एक बार रिमाइंड करके जरूर देखना जहां पर आपको लगे कि क्या स्टेप कैसे कर दिया। ठीक है, मेरी कोशिश है हर स्टेप, हर क्वेश्चन के अंदर में हर स्टेप को आपको सोल्व करके दिखाऊं। नेक्स्ट पार्ट, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, जब क्या स्क्वायर पूछा है तो हमारे पास अभी m और n की वैल्यू क्या आई, m अपॉन n 8/7। क्या हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, आंसर है कर सकते हैं। तो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब हम क्या इसमें फिर से सी एन डी लगा दें, तो सी एन डी लगाने के बाद आपको इसमें मेंशन करना है अप्लाइंग सी एन डी, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और यहाँ पे आएगा अपने पास न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यही आपसे पूछा था। इस तरफ भी रूल लगाना है भाई, 64 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 64 माइनस 49। ठीक है, तो व्हाट इज 64 प्लस 49, तो आप इसको ऐड कीजिए,
ये आएगा 9 और 4 13 और 6 4 10 और 11, तो 113 डिवाइडेड बाई 64 में से 49 माइनस करेंगे तो 64 से 15 बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसा गया 113/15। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो ये क्वेश्चन अपना हो चुका है। अगले क्वेश्चन अपने पास नेक्स्ट पेज पर ही है। ओके, इसके बाद एक पार्ट और है हमारे पास ग्राफ वाला, तो ये वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से खुद ही कर सकते हैं। यूजिंग ग्राफ पेपर आपको इसमें डाटा गिवन है, इस तरह से आपको ग्राफ शीट के ऊपर इसको बनाना है। ठीक है, तो इसको आप बड़े आराम से बना लेंगे। शेप जो बनेगी वो आप इसमें आराम से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ चुके हैं हम, और इस पेपर में है हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 9 10, यानी कि इसमें से भी एक हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। 2 पार्ट इसके बचे हुए हैं, और 3 4 5 6 7, अच्छा एक क्वेश्चन आगे भी है 8 9 10। तो अभी हमारे पास 10 क्वेश्चन और बचे हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं टाइम कितना बचा है हमारे। अभी तक ये वीडियो हो चुकी है 1 घंटा 7 मिनट के आसपास की। तो स्पीड हमारी काफ़ी अच्छी चल रही है। इसका मतलब ये है कि हमने शुरू के 7 क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट 1 आवर में कंप्लीट कर दिया। 1 आवर से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है। ठीक है, और बचे हुए लास्ट के 3 क्वेश्चन हम बड़े आराम से 1 आवर में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इनको 30 से 40 मिनट्स में ही ओवर कर देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। मीन मीडियन मोड इस चैप्टर के अंदर से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, या तो क्वेश्चन आपका आएगा कि मीन निकालिए, या फिर आएगा कि ग्राफ की हेल्प से मोड निकालिए, या फिर ओजिव की हेल्प से मीडियन, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल निकालिए। ठीक है, तो ये ग्राफ में से आपके पास मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन में से आने ही आने हैं पेपर के अंदर। तो इन चैप्टर्स को थोड़ा सा अच्छे से करना है। ठीक है, और इसके फ्री के मार्क्स है। अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हो तो ये बड़े ही आसान क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। हमें इसका मीन निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड से। सबसे पहले हमें इसमें एक टेबल बनानी होगी, जो चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसका स्पेस हम बना लेते हैं। हमें चाहिए 60 तक। ओके, तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है क्लास इंटरवल, फिर हमें चाहिए होता है फ्रीक्वेंसी, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन होती है। तो चीज़ें, उसके बाद हमें चाहिए होती है क्लास मार्क, फिर हमें चाहिए होता है डी, फिर हमें चाहिए होता है यू, और फिर लास्ट में एफ इंटू यू। ठीक है, तो डाटा लिखते हैं अपने पास क्या क्या है। एक मिनट गायब हो गई, कोई बात नहीं, अब ठीक है। तो हमें चाहिए क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, एक्स, डी। डी क्या था, एक्स माइनस ए क्या था जो हम मानते हैं, और यू क्या था डी बाई एच। ठीक है, और यहाँ पर एफ इंटू यू। ठीक है, तो क्लास इंटरवल अपने पास है 10 से शुरू हो रहा है, 0 से 10, 60 तक जा रहा है 10 10 के गैप में। सो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, 60 तक ही जा रहा है। ठीक है जी, हाँ। फ्रीक्वेंसी अपने पास 10 9 25 30, 10 9 25 30, 25 30 और 16, एक 16 थी, एक और याद नहीं आ रही अभी, 10। ठीक है, तो ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। एक्स क्या होता था, एक्स होता था क्लास इंटरवल का मिडल। ठीक है, जो क्लास इंटरवल है उसके बीच वाली वैल्यू को हम बोलते थे एक्स। ठीक है, तो 0 और 10, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, ये आएगा 5। उसके बाद 15, उसके बाद
25, 35, 45, 55 ये था। ठीक है, ए हम इसमें से किसी को मानते हैं। ठीक है, जनरली कोशिश रहती है बीच वाले टर्म को माना जाए, तो आपकी मर्जी, आप 25 को मानो, 30 को मानो, इट्स योर चॉइस। मैं इसमें 25 को मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस करते हैं, 5 माइनस 25 माइनस 20, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, माइनस 15, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, हाँ 10, 0, 10, 20, 30 यही होगा। हाँ जी, उसके बाद हमें निकालना है u। u होता है d अपॉन h। h क्या है? क्लास हाइट। तो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये आएगा। फिर f इंटू यू, फ्रीक्वेंसी को u से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 10 से, -20, देन -1 को 9 से -9, 0 को 25 से 0, 1 को 30 से 30, 2 को 16 से 32 और यहाँ पर 3 को 10 से 30। अब हमें इन सबको ऐड करना है, तो माइनस का 20 माइनस का 9, 29 तो माइनस का होगा, प्लस का 30 तो यहाँ पे बचा 1, 63 आएगा इसको ऐड करके। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi ui डिवाइडेड बाय सिग्मा fi इंटू h। h हमें सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने मानी थी 25 प्लस सिग्मा fi ui 63 इंटू h 10 डिवाइड बाय सिग्मा fi। ओके, फ्रीक्वेंसी का सम हमने नहीं किया, चलिए इन सबको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास आएगा 10 प्लस 9 19, फिर 25 ऐड करेंगे तो 25 प्लस 19 यानी कि 44, 44 एंड 16, 60, 30, 90, 100। अच्छा, सबका सम 100 आ गया, ये तो भी अच्छा है। तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, एक जीरो तो कैंसिल हो गई, तो 6.3 बचेगा अपने पास। तो 25 प्लस 6.3 is equals to 31.3। काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको स्टेप्स याद रखने हैं। बच्चे इसमें गड़बड़ क्या करते हैं, वो u को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं कई बार यहाँ पर जो है ना, इनको f इंटू यू इसको ऐड करने का सीधा इसी को ऐड कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है जिनसे आपको बचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर PQ is a tangent to a circle and AB and AD are bisectors, okay, of angle this। हमारे पास CAQ इस एंगल का बाइसेक्टर है AB, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है। एंड AD भी एक बाइसेक्टर है, AD बाइसेक्टर है, ये है PAC का। तो PAC यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि डायमीटर है BD और ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस डायग्राम को हम, आई थिंक अब ये सारा डायग्राम अच्छे से क्लियर है। BAQ अपने को दे रखा है 30 डिग्री, BAQ अपने को दे रखा है 30 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है। इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा, तो ये पूरा एंगल होगा 60 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री का है और PAQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना बच गया, ये बच गया 120 डिग्री का। अगर ये 120 है और ये दोनों इक्वल है, तो ये कितने के बच गए, 60 डिग्री के। क्या आप इन सभी बातों को लिख पाएंगे? ऑफ कोर्स लिख पाएंगे सर, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन एंड बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, जो हमने 7th 8th 9th में पढ़ रखी है। ठीक है, ओके। अब पहला क्वेश्चन था कि
बी डी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। बी डी डायमीटर कब होगा, चलिए एक बार हम इसको करते हैं इरेज। हमें सबकी वैल्यूज पता लग गई ना, ठीक है जी। चलिए जी, तो हमारे पास ये वाला एंगल आया 60, ये वाला एंगल आया 60, ये वाला एंगल आया 30, ये वाला एंगल आया 30। तो ये एंगल कितना आया, ये एंगल आया 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल कौन बना रहा है, ये बना रहा है बी सी डी एक आर्क, या फिर बी डी एक कोड। सेंटर पे जो एंगल बनाती है उसका हाफ एंगल बनाती है साइड में। यानी कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये तो 180 है। यानी कि अगर ये एंगल इसका डबल है तो इसका मतलब बी डी मस्ट पास थ्रू सेंटर। ठीक है, हमने एक थ्योरम की थी इस तरह से, अजीब सा सर्कल बन गया, रुकिए एक बार। हमने एक थ्योरम की थी, वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक सर्कल भी ज्यादा बड़ा बन गया तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, हमने इस तरह से एक थ्योरम की हुई है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, अगर यहाँ पर अपने पास एक कोई भी आर्क है, वो सेंटर पे एंगल बनाती है इस तरह से, ठीक है, और यही सेम आर्क अगर साइड में एंगल बनाती है, तो अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 120 है तो 60 होगा। याद आ रहा है, ऐसा थ्योरम हमने की हुई है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, आपको पता है पहले से, ठीक है, क्योंकि हमने थ्योरम्स देखिए इस चैप्टर में, आपको थ्योरम्स पता है तो आपको सब कुछ पता है। सर्कल चैप्टर की खास बात है कि आपको थ्योरम्स आनी चाहिए। ठीक है, तो ये 180 डिग्री का एंगल होगा, 90 स्ट्रेट लाइन तो 180 होगा, लेकिन अगर ये 180 है तो इसका मतलब इसको सेंटर से पास करना चाहिए, क्योंकि 180 का हाफ 90 साइड में बन रहा है, इसका मतलब बीडी एक डायमीटर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट आई थिंक क्लियर है आपको। ठीक है, थ्योरम्स को एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा ताकि इस चीज में आपको डाउट ना लगे। ठीक है जी, अब हमें ए बी सी को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, इसका मतलब मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, ये दोनों इक्वल कब प्रूव होंगी, जब ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा तो आइसोसेलेस प्रूव हो जाएंगे। अब फिर से थ्योरम, एक थ्योरम है हमारे पास सेगमेंट वाली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, ये आपके सर्कल चैप्टर में है। तो ये कहती है कि ये जो एंगल बन रहा है टेंजेंट के साथ और ये जो एंगल है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर से कि अगर हमारे पास एक एंगल यहाँ बन रहा है तो इसके साथ ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है जी, अब अगर ये एंगल 30 का निकाला था तो हमारे पास ये एंगल भी कितना आ गया 30 का, और ये एंगल तो 30 था, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आई बात समझ में? ठीक है, इसको थ्योरम्स को एक बार आप जरूर देखिए बुक में से। ये दो थ्योरम्स है, इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर के अंदर, बहुत ही मतलब एक क्वेश्चन पक्का आता है इनमें से। कि एक तो है आपके पास जो हमने अभी थ्योरम की थी कि सर्कल है हमारे पास इस तरह से, एंगल जो यहाँ बना है, एंगल जो यहाँ बना है, ये इसका हाफ होता है। और दूसरा है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो ये दो थ्योरम्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास, ओके, इस पेज पे हमारे पास इतने क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर बी ए ई, अच्छा इसको थोड़ा और जूम करते हैं। हमें जितने भी एंगल्स पॉसिबल उन सबके मेजरमेंट निकालने हैं। डी ए ई, डी ए ई, ये वाला एंगल आपके पास है 70 डिग्री, तो आपको सारे के सारे एंगल्स निकालने हैं।
अगर ये 70 है तो ये कितना होगा बच्चों, कितना होगा 110। क्यों होगा, थ्योरम। ठीक है, अच्छा लाइन सेगमेंट सेम लाइन के ऊपर है, कोई इसमें वो आना नहीं चाहिए इसके अंदर डाउट तो, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये 110 है तो ये एंगल कितना होगा 70। आप इसको डायरेक्ट अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से भी निकाल सकते थे, ये 70 आएगा। क्यों, अच्छा ये 70 कैसे आया, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे नहीं कहते, हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, छोड़ो। अगर ये एंगल 110 है तो ये एंगल कितना होगा, थ्योरम की थी ना, साइड में जो एंगल बनता है, सेंटर में जो एंगल बनता है साइड वाले एंगल का डबल होता है, तो 110 है तो ये कितना आ गया 220। ये 220 आ गया तो ये कितना आ गया 360 माइनस 220 140। अगर ये 140 है तो ये कितना आ गया 70। यहाँ वाला एंगल उसका हाफ होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन एंगल्स को फटाफट से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो एक बार हम इसको इरेज करते हैं और एंगल्स की वैल्यू लिखते हैं। ये एंगल मुझे गिवन था 70, जिसकी वजह से ये आया 110, जिसकी वजह से ये वाला आया 220, जिसकी वजह से ये वाला आया 140, जिसकी वजह से ये वाला आया 70। अब अगर ये एंगल 140 है तो क्या मैं कह सकता हूँ दोनों साइड इक्वल है। रीजन बताइए, रीजन बताइए, ओ बी और ओ डी इक्वल क्यों है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो ओ बी डी आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये 140 है, पूरा 180 होता है, तो बचे हुए एंगल 40 और दोनों की वैल्यू आ जाएगी 20 20। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। बी सी डी 70 निकल गया, बी ओ डी ये हमारे पास एक तो आया है 140 और एक इसका बड़े वाला जो रिफ्लेक्स वाला पार्ट है वो कितना आया है 220। ठीक है, ओ बी डी ये अपने पास आया 20 डिग्री। ओके, काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम्स अगर आपको आती है तो बड़े आराम से हो जाएगा। ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड एंड इक्वेशन पासिंग थ्रू जी पैरेलल टू AC। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपके ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है जी, तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, चलिए जी ट्राइंगल हमारे पास आ गया है। डिजिटल बोर्ड का कुछ फाइनल तो है लेकिन आज हैंग थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो एक है हमारे पास साइड ए जिसकी वैल्यू है -1,3। एक है हमारे पास बी विच इज 4,2 एंड एक है सी विच इज 3,-2। क्वेश्चन इतना ही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। सेंट्रोइड होता है जहाँ पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों के तीनों मीडियन जहाँ टकराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3 एंड y कोऑर्डिनेट्स होगा y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो x1 -1, x2 की वैल्यू 4, x3 की वैल्यू 3 हमें वैल्यू पुट करनी है और इससे हमें सेंट्रोइड की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, ये है -1 और ये कितना था दूसरा पॉइंट 4, तीसरा पॉइंट था 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है अपने पास y के लिए 3, अच्छा 3 2 -2 3 + 2 -2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, इसको सोल्व करना मुझे लगता नहीं कि आपके लिए कोई बड़ी बात है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। ऊपर आएगा 6/3 विच इज 2, तो सेंट्रोइड आ गया अपने पास, ये तो आ गया 2 और 3 + 2 5 - 2 3, 3/3 1। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं अपने पास 2,1। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था। सेकेंड पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू G एंड पैरेलल टू AC।
तो जी हमारे पास मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो इसमें से एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो जी में से पास करे और एसी के पैरेलल हो। एसी है ना, हाँ एसी के पैरेलल हो, इसका मतलब कि वो कुछ ऐसे जानी चाहिए। ओके, डायग्राम थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। तो आपको पता लग गया इसमें कि इक्वेशन जो है जी में से पास हो और एसी के पैरेलल हो। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा, यानी कि जो स्लोप होगा एसी का वही स्लोप होगा जी में से जो पास होगी और पैरेलल टू एसी होगी, ठीक है। तो एसी का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 2 3, ओके, माइनस का 2 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। तो हमारे पास स्लोप कितना आया इसका, ऊपर बचेगा माइनस का 5, नीचे बचेगा 4, ओके, माइनस का 3 माइनस का 1, ठीक है। तो ये आ गया -5/4, ठीक है जी। अब जी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, जी था 2,1, 2,1 था ना, हाँ 2,1 था। तो अब हमें पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। Put the values, will we get y minus y1, y minus 1 is equals to m, which is -5/4, x minus x1, x minus 2, ओके। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 4y minus 4 is equals to माइनस का 5x प्लस का 10, ठीक है जी। x को अगर ट्रांसपोज कीजिए तो ये आ जाएगा 5x प्लस 4y, माइनस के 4 को लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंट्रोइड एंड पैरेलल टू एसी, ठीक है। जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यानी इधर 0 होना चाहिए। 5x प्लस 4y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। कोशिश कीजिए कि आप इसको इसमें लिख कर आए ताकि टीचर के पास हाफ मार्क काटने का भी स्कोप ना बचे, ओके, ठीक है। ये हो गया अपने पास, ओके। अच्छा, पहला क्वेश्चन 4 करते हैं, ठीक है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, काफी इजी क्वेश्चन है ये तो साइन, हम इसको इधर ही सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन हमें विजिबल रहेगा कि साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं एलएचएस को सॉल्व करूंगा सबसे पहले, एक स्टेप छोड़ रहा हूँ मैं, आपको दिखेगा उसमें क्या किया हमने। तो साइन थीटा को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे मैंने कोस थीटा को कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब हमारे पास क्या स्कोप है, हमें प्रूव करना है इज इक्वल्स टू में टेन थीटा, तो साइन बाय कोस 1 सॉरी 10 होता है, यानी कि ये जो टर्म है ये हमारा आंसर है, यानी कि इस टर्म को कटना चाहिए, इन दोनों टर्म्स को आपस में कैंसिल आउट होना चाहिए। अब हमें देखना है कि कैंसिल आउट कैसे होंगी, ठीक है। चलिए जी, तो करते हैं सॉल्व इसको। हाँ, हम क्या करते हैं, या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में साइन की वैल्यू को पुट कर देते हैं। याद कीजिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो 1 की जगह हम वैल्यू रख देते हैं, छोटी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं नहीं। तो साइन अपॉन कोस, ये तो अपने पास आ जाएगा 10 थीटा इज, और साथ में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 की जगह हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, माइनस 1 की जगह रखेंगे
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ओके, ऊपर है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो एक माइनस का बचेगा, क्या बचा, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर। और नीचे प्लस का 2 कोस स्क्वायर माइनस का कोस स्क्वायर, तो एक कोस स्क्वायर प्लस का, दूसरा बचेगा साइन माइनस का, तो देखिए कट रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज तो कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा अपने पास, टेन थीटा बचा, which is we have to prove, which is RHS hence proved। काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। The sum of age of Vivek and his younger brother, okay, विवेक बड़ा है, younger brother उससे छोटा है 47, उनकी एज है, तो लेट कर लेते हैं एज ऑफ विवेक इज इक्वल्स टू एक्स, तो उसके भाई की एज क्या हो जाएगी, 47 माइनस एक्स, सिंपल मैथमेटिक्स। क्यों, क्योंकि दोनों की एज का सम 47 है, तो एक की एक्स है तो दूसरी की क्या हो जाएगी 47 माइनस एक्स। आई थिंक इट इज इट डाइजेस्ट, ठीक है, आराम से पता लग रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर इज 550, ओके। अगर हम इन दोनों की एजेस को प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं x इंटू 47 माइनस एक्स, तो हमें मिलेगा 550 विच इज 550। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, अब इसको सोल्व करना आपके लिए बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। 47x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 550, सब कुछ उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 47 माइनस का और 550 प्लस का इज इक्वल्स टू 0। सिंपल सी बात, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 47, सॉरी ऐड करने पे 47 माइनस का और मल्टीप्लाई करके 550, तो 550 होता है 55 इंटू 10 या फिर 11 इंटू 50, ठीक है, या फिर और क्या क्या लिख सकते हैं इसको 22 इंटू 25, इससे हमारी बात बन जाएगी 22 और 25 ऐड करने में 47 आता है, 50 आता है 550, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 22x माइनस का 25x, और इसको हम लिखेंगे 22 इंटू 25 इज इक्वल टू 550 होता है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, x की वैल्यू यहाँ से x कॉमन, x माइनस 22, ठीक है जी, और यहाँ से माइनस का 25 कॉमन, x माइनस 22, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 25 एंड x माइनस 22 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x की दो वैल्यूज क्या है अपने पास, या तो x की वैल्यू होगी 25 या फिर x की वैल्यू होगी 22, और दोनों की एज का सम कितना है 47, ठीक है। तो अगर पहले की एज 25 है तो दूसरी की एज कितनी निकलेगी 22, तभी तो सम 47 बनेगा, और अगर इसकी एज 22 है तो दूसरी की एज क्या निकलेगी 25, तभी तो सम ये बनेगा। अब क्वेश्चन में हमने बड़े भाई की एज को x माना है, विवेक की एज को x माना है, तो बड़ा भाई कौन हुआ 25 साल का, तो देयरफॉर विवेक जो उसका बड़ा भाई है उसकी एज क्या है अपने पास 25 इयर्स, और जो उसका छोटा भाई है उसकी एज कितनी है 22 इयर्स, ठीक है। पता लगा आपने 22 विवेक की एज को क्यों नहीं दिया, बिल्कुल लगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा भाई इसमें गिवन है कि विवेक इज एल्डर और विवेक का यंगर ब्रदर है, उसकी एज हमें गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The daily wages of 80 worker in a project are given below. Okay, तो आ गया आपका OG वाला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा था ये क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। अब इसका आपको ग्राफ बनाना है जो आपको खुद बनाना है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, और बोर्ड के ऊपर इसमें अभी जो है हमारा बोर्ड थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको नहीं करके दिखा सकता, आपको इसको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए, इट्स
क्वाइट इजी क्वेश्चन। मैं ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ए एंड बी एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ अ लाइट हाउस है 60 मीटर। तो 60 मीटर का एक लाइट हाउस है, वहां से आपने दो शिप्स को ऑब्जर्व किया, एक 60 डिग्री एंगल बना रहा है, एक 45 डिग्री का रिस्पेक्टिवली। If the two ships are on the opposite side of lighthouse, अगर दोनों की दोनों शिप opposite side है लाइट हाउस के, तो आपको दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है और आपको आंसर देना है नियरेस्ट होल नंबर में। इसका मतलब इसके अंदर भी आपको डेसिमल में आंसर नहीं छोड़ना है। अब जनरली जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या होता है कि फाइंड योर आंसर टू 2 डेसिमल, फाइंड योर आंसर टू 3 डेसिमल, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि गिव योर आंसर टू नियरेस्ट होल नंबर। इसका मतलब पहले पेपर थोड़ा सा इजी रहता था, अब थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट होने लग गया है। डिफिकल्ट तो क्या मतलब कैलकुलेशन रहती है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि वो आपको 3 आवर्स दे रहे हैं तो उनको यूटिलाइज भी करने। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पेपर का, और हमारी जो वीडियो है अभी 1 घंटा 37 मिनट के आसपास की हो चुकी है। इसका मतलब हमारी स्पीड काफ़ी सही चल रही है। अगर हम इस क्वेश्चन को आने वाले 15 मिनट में सोल्व कर देते हैं, जो कि मुझे लगता है बड़े आराम से हो जाएंगे, तो 15 से 20 मिनट इसमें लगेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग पूरे 2 घंटे में आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चीज़ों को साथ के साथ बता भी रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा लेंथ बढ़ रही है, हर एक स्टेप को हम सोल्व करके देख रहे हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन पार्ट भी रहता है। ठीक है, अब जब आप इसको सेम चीज़ को पेपर में करेंगे तो इट विल हार्डली टेक 1.5 आवर टू कंप्लीट टू फिनिश होल पेपर। अगर आपको आता है तो आपको जो टाइम लगना है वो 90 मिनट से 120 मिनट्स ही लगने हैं पेपर के अंदर। उसके बाद तो सारा का सारा कैलकुलेशंस को चेक करना, अपनी वैल्यूज जो आपने रखी है उसके अंदर वो सही है या नहीं, चेकिंग के लिए आपको अपने लिए कम से कम भी 30 मिनट्स बचा के रखनी है। ठीक है जी, चलिए जी इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। हमने लाइट हाउस से ऑब्जर्व किया, लाइट हाउस 60 मीटर का है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ओके, जमीन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, तो ये फिर से हैंग होने लग गया। हाँ ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक शिप है, मतलब यहाँ पे शिप रहेगी अपने पास। ठीक है, 2 पॉइंट्स पे इसके शिप है, एक मान लेते हैं शिप ए, एक को मान लेते हैं शिप बी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक लाइट हाउस है जो ऑब्जर्व कर रहा है दोनों को। ठीक है जी, तो ये मान लेते हैं हमारे पास लाइट हाउस है, मैं इसको एल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब दोनों शिप अपोजिट साइड है एज पर अवर डायग्राम, तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया इस शिप को, यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया इस शिप को। ठीक है जी, पहली जो शिप है उसका एंगल 60 डिग्री है, दूसरे का 45 डिग्री है, तो ये जो एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है मान लेते हैं ये है 45 डिग्री। ठीक है, और ये जो लाइट हाउस है ये है 60 मीटर, तो लाइट हाउस के बेस को हम मान लेते हैं सी, एल सी। तो क्वेश्चन है कि आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, यानी कि आपको ए बी की लेंथ निकालनी है, और ए बी की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ए सी और सी बी को ऐड कर देंगे, यानी कि हमें ए सी निकालना है। तो क्या आपको ट्राइंगल लेग दिखाई दे रही है इन ट्राइंगल एल ए सी, और क्या आपको ट्राइंगल क्लैब दिखाई दे रही है सी एल बी क्लब। ठीक है, तो एल ए सी के अंदर एल सी अपॉन ए सी, कैन आई राइट इट एज 1060? Of course, same thing in this triangle. Can I write LC upon CB as 1045? Yes, I can. ठीक है, तो वैल्यूज रखिए, LC 60 upon AC is equals to √3 square root of 3, and यहाँ से 60 upon BC is equals to 1045 which is 1. सिंपल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें
AC की वैल्यू निकलती है, AC विल बी 60/√3। 60/√3 को जब हम रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करने पे हमें मिलेगा 20√3 मीटर। ठीक है जी, रेशनलाइज करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो √3 3 हो जाएगा, 3 से कट के आ जाएगा, यहाँ से BC की वैल्यू आ गई अपने पास 60 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गिव योर आंसर टू नियरेस्ट होल नंबर। नियरेस्ट होल नंबर में देखिए अपने पास दो इसमें वो चीजें हैं, हमें √3 की वैल्यू पुट करनी है। मन में आता है कि √3 की वैल्यू क्या पुट करें, 1.7, 1.73, 1.73। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो गिवन ना हो तो हम सबसे बड़े वाली वैल्यू को ही लेके चलते हैं। तो पुटिंग √3 एज 1.732, तो ये हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी 20 into 1.732, which is almost equal to 2 to the 4 6 34.64 मीटर। ठीक है, और CB की लेंथ है अपने पास 60, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ AB, ये हो जाएगा अपने पास 34.64 plus 60 which will be 94.64। नियरेस्ट होल नंबर क्या होगा, 95 या 94, तो ये 95 होगा। ठीक है जी, अब अगर हम यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.7 लेते, कंसीडर करते हैं, आप बताओ सिर्फ, तो ये हो जाता है 20 into 1.7, ये जाता है एग्जैक्ट 34, तो 34 प्लस 60 कितना आता है अपने पास 94, अभी कितना आ रहा है 95। अब जो टीचर्स वहां पर बैठे हैं